नमस्कार दोस्तों, तो आज हम स्टेम एजुकेशन पर चर्चा करने वाले और हम इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विकास श्रीवास्तव जी। नमस्कार। आपको जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि विकास सर जो हैं वो डायरेक्टर हैं बचपन एंड ग्लोरियस कॉन्वेंट स्कूल जो कि पहाड़िया पे स्थित है। तो सर स्ट्रेट अवे मैं आपके पास आना चाहूँगा सवालों के हुजूम लेकर। एकदम सर, स्वागत है आपका। तो सर स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए बेसिकली स्कूल में, अगर हम लोग बात करें? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा स्टेम शिक्षा, स्टेम एजुकेशन है क्या। आपने सवाल किया स्टेम शिक्षा से रिलेटेड, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को तो अभी पता ही नहीं कि स्टेम है क्या। तो स्टेम बेसिकली होता क्या है कि आप साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये चार चीज़ों से बनकर स्टेम की शुरुआत होती है। स्टेम शिक्षा हमने इसलिए मैंने ले आने की कोशिश की स्कूल में, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे अगर सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई करेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। और और आजकल देखिए जहाँ भी जाइए साइंस से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलने वाली है। विदाउट साइंस मैथमेटिक्स इनके तो मुझे लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में, जो आज टाइम चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व जो हो रही है सभी कुछ में आप इन्वॉल्वेशन देखेंगे स्टेम से रिलेटेड, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिलेगा। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि क्यों न हम अपने स्कूल में इसको स्टार्ट करें इन चीज़ों को। तो हमने इसलिए स्टेम को लेकर आगे बढ़ने की योजना बनाई और यहाँ पर बच्चों को थ्योरेटिकल के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं साथ में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। ठीक है सर, तो एक सवाल और मेरे मन में आया है कि जब आप इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बेसिकली स्कूल के करिकुलम में जब इसको इंडक्ट कर रहे थे, तो दो चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे। पहला तो चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है, और कैसे उसको आप ओवरकम किए? एक्चुअली मैंने देखा कि ये जो स्टेम से रिलेटेड और लैब से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अपर क्लासेस में ज़्यादा चल रही थी। तो मुझे लगा कि यार जब बच्चे छोटे होते हैं तो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्किल उनकी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से सीख सकते हैं, है ना। अगर आप क्लास 6-7 से स्टार्ट करते हैं तो जो वो एज होती है बच्चों की छोटी एज, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं और लाइफ लॉन्ग उनके लाइफ में वो चीज़ें बनी रहती हैं, दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। है ना। आप भी देखिए कि आप भी अपने बचपन की कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर याद रख रहे होंगे, बहुत चीज़ें जब आप 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स से होंगे तब। तो उस समय चूँकि हमारे माइंड उतने ज़्यादा फुलफिल नहीं रहते हैं मेमोरीज से, तो जो हम सीखते हैं मेन वही जाता है हमारे माइंड के अंदर, तो इसलिए लॉन्ग टाइम तक ही हमारे माइंड में बना रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना इसको छोटे लेवल से स्टार्ट करें। तो इसलिए मैंने एक तरह से खाली घड़ा है, हाँ, खाली भरा जा रहा है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सब्जेक्ट्स, बहुत सी बाहर की चीज़ें उनके माइंड में आ जाती हैं, जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहा गया है कि 3 ईयर्स से लेकर 8 ईयर्स तक ये जो छोटी एज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है हर बच्चों के लिए। इसमें जो बच्चे जो सीखते हैं हमेशा वो उनके लाइफ में काम आता है। तो मैंने इसे स्टार्ट किया, मैंने इसे लगभग प्ले ग्रुप से स्टार्ट कर दिया। कई पेरेंट्स मुझसे कहते भी हैं सर ये प्ले ग्रुप का बच्चा क्या सीखेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि जितने तेज़ी से वो बच्चा सीख रहा है LKG UKG का बच्चा उससे स्लो सीख पाता है। वो देख रहा है लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो सीख रहा है, लर्न कर रहा है। तो हमने प्ले ग्रुप से स्टार्ट किया। अपने सिलेबस में मैंने स्टेम से रिलेटेड चीज़ों को ऐड ऑन करवाया। हमने बुक वो ले आई, वो पब्लिकेशन का यूज़ मैंने करना स्टार्ट किया जिसमें कि स्टेम से रिलेटेड चीज़ें हों, क्योंकि मुझे पता है कि स्टेम की इंपॉर्टेंस क्या है। चूँकि मैं एक पेरेंटिंग कोच भी हूँ, तो मुझे जगह जगह जाने का जब मौका मिलता है तो मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ें कम हो रही हैं, क्या चीज़ें छूट रही हैं बच्चों से। तो हमने स्टार्ट किया, सिलेबस में स्टार्ट करवाया, लैब हमने स्टार्ट की। आपको पता है कि हमने वाराणसी का पहला प्री प्राइमरी लेवल का स्टेम लैब स्टार्ट किया है जी। आप कहीं भी देखेंगे, हो सकता है आप देखो कि वो क्लास 6 से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन मैंने प्री प्राइमरी से लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए हमने प्री प्राइमरी लेवल के लिए भी स्टेम लैब स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब हम लोग इसको प्लान कर रहे थे तो बड़े क्लासेस के लिए कर रहे थे, आपका जो ये ध्येय था कि सर इसको छोटे से करिए, छोटे से सीखेंगे तो बाद में उन्हें बहुत ईजी हो जाएगा आगे बढ़ना ना। तो हमने इसलिए इसको एस लेवल से स्टार्ट किया। ठीक है, तो बेसिकली अगर कहा जाए तो आप अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, एक तरह से बच्चों के करियर को विकास करने में मदद कर रहे हैं। देखिए एजुकेशन देने का मतलब यही है कि जब तक हर बच्चे पे हम ध्यान न दे पाए जी, अगर एजुकेशन में हम बिजनेस पॉइंट लगा देते हैं ना, तो आप बिजनेस, फिर आप एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। आपको हर तरीके से सोचना है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो कैसे, क्या क्या चीज़ें हम ले आएँ, क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, है ना।
तब तो आप चीज़ों को अच्छे से प्रोवाइड कर पाओगे। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी, हाँ जो भी है जैसे भी चल रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं होता है। तो मैं एजुकेशन को थोड़ा सीरियसली लेके चलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे पे फोकस करिए। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेकर के आता है। यूजुअली मैंने भी बहुत बार विजिट किया आपका स्कूल, और जितना विजिट किया ये चीज़ मैंने हर बार देखा कि आप क्वांटिटी से ऊपर क्वालिटी को एकदम सर, क्वालिटी पे मैं फोकस करता हूँ। तो इसको थोड़ा और एलेबोरेट कर सकें कि हाउ यू एम्फेसिस ऑन क्वालिटी। देखिए स्कूल तो सभी अच्छे होते हैं, है ना, कोई स्कूल ऐसा नहीं, सभी एजुकेशन दे रहे हैं, विद्या का मंदिर है, सभी स्कूल अच्छे हैं और सभी अच्छी एजुकेशन दे भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बातें कहाँ पे जाके ख़राब होनी स्टार्ट होती हैं, है ना। आपने सुना होगा कि फ्रंट बेंचर्स बैक बेंचर्स है। ये हुआ कब? जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस लगा दिया आपने, 50-60 स्टूडेंट आपने एक क्लास में ले लिए, तो ऑब्वियसली ये होना ही होना है कि उसमें से 80% बैक बेंचर्स होने ही होंगे ना, आराम से। और कभी भी पॉसिबल नहीं कि कोई भी टीचर हर बच्चे पर प्रॉपर केयर कर पाए, है ना। स्कूल पेरेंट्स भेज रहे हैं हमारे पास, वो हमें फ़ी पे करते हैं, तो अगर हम हर तरीके से बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए तो एक जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटीज़ हो जाता है कि हाँ मैंने स्कूल भेजा किया। तो हमने ऐसा किया कि हम मैक्सिमम 20 से 25 स्टूडेंट को ही लेके चलते हैं क्लास में। अगर उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो हम सेक्शन चेंज कर देंगे। और हमने अपने क्लास के साइज़ भी इसके अकॉर्डिंग ही रखी है कि बहुत ज़्यादा हम बच्चों की भीड़ न कर सके उसमें। तो आप ही समझिए, अब जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आपने रिजर्वेशन कराया, दिल्ली तो पूरी ट्रेन जा रही है ना, उसमें स्लीपर कोच जनरल कोच भी जा रहा है, उसमें 3 टियर भी जा रहा है, उसमें सेकंड एसी फर्स्ट एसी भी जा रहा है। ठीक, कहने वाले तो ये भी कहेंगे क्या दिक्कत है, सभी तो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस 3 टियर एसी सेकंड का या फर्स्ट एसी का होगा, क्या वो एक्सपीरियंस जनरल और स्लीपर वाला कभी भी ऑब्जर्व कर पाएगा? इम्पॉसिबल है, जब तक उसमें ना बैठे। आप ही देखो कि आप सेकंड या फर्स्ट एसी में जाते हो तो आपके लिए एक अलग अटेंडेंट होता है, केयर करता है कि और सर आपको क्या चाहिए, या आपका ध्यान रखता है। तो जस्ट लाइक वही चीज़ है, कम क्वांटिटी लेके चलेंगे तो आप अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे, अधिक क्वांटिटी लेके चलेंगे तो अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। दोनों एकदम अलग चीज़ें हैं, इसे समझना चाहिए मेरे ख्याल से पेरेंट्स लोगों को भी, और जो प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन उन्हें भी ये ध्यान देना चाहिए कि आपके यहाँ बच्चा आ रहा है पढ़ने तो आप हर बच्चे पर ध्यान दें। तो सर जैसा ये चीज़ तो आपने काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी पहले बात, तो थैंक्स अ लॉट हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उस चीज़ पे। और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमने इसको समझा अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सवाल मेरे मन में और आया, आपने अभी एक चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया कि पेरेंटिंग कोच भी हैं आप। यस। तो उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं कि क्या इसका मतलब आउटकम क्या है, और इसको कैसे इम्प्लीमेंट और आप कर रहे हैं स्कूल में, कैसे कर रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर इसका क्या आपका अप्रोच है, और किस तरह की चीज़ें मतलब और इन्वॉल्व कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को लेकर, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए किसी भी बच्चे की एजुकेशन में उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी सराउंडिंग, उसका स्कूल, उसके पेरेंट्स, ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉपर उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। स्कूल में भी कैसा माहौल उसको मिल रहा है ना, घर पे क्या माहौल है, वो बच्चा बाहर किसके संग घूम रहा है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। अब रही बात पेरेंटिंग जो आपने पूछी, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है किसी बच्चे की ग्रोथ में, क्योंकि वो पेरेंट्स को देखता है अपने। आप एक बात याद रखिए कि आप बच्चे को सिखाते रहेंगे बेटा ऐसे करो, बेटा ये करो, बेटा वो करो, वो नहीं करेगा, एनालाइज करके ही वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं मोबाइल अपना देख रहा हूँ और बच्चा भी वो मोबाइल आप देख रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो बच्चा आपका जो मोबाइल देख रहा है, आप क्या करोगे, बेटा मोबाइल रखो चलो पढ़ाई करो, और हम फिर इसमें लग गए, है ना। जो देखेगा वो सीखेगा, तो बस जो देखेगा वो सीखेगा। फिर उसके बाद आपका अपने हस्बैंड से, आपके अपने वाइफ से, जो भी पेरेंट में कैसा रिलेशन है, ये पूरा हर तरीके से इम्पैक्ट डालता है आपके बच्चे के ऊपर। वो आपके रिलेशन को भी ऑब्जर्व करता है कि कैसे बात कर रहे हो, हाँ आप कैसे बात कर रहे हो, क्या संस्कार है,
बोलने का लहजा क्या है, और फिर वही चीज़ वो, ठीक है। तो वो अगर आप बहुत लाउडली बोलते हो, बहुत हमेशा आप आपस में आपकी चीज़ें नहीं बनती आपस में, तो वो ऑब्जर्व करता है, तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्वालिटीज़ आपके बच्चे के अंदर आने लगेंगी। तो पेरेंट्स को पहले बात इन फ्रंट ऑफ देयर चाइल्ड आपको अच्छे तरीके से बिहेव करना है, अच्छे तरीके से बातें करनी है। सभी सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से बोले, अच्छे वर्ड्स यूज करे, लेकिन घर का माहौल ही ख़राब है। घर में भी कुछ ऐसे अब्यूज वर्ड यूज़ कर दिए जा रहे हैं, अगल बगल नेबरहुड में यूज़ कर दिए जा रहे हैं, तो बच्चा सीखेगा ना। उसके बाद जो आजकल कंटेंट आपके आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने मोबाइल दे दिया, उससे सबसे ज़्यादा वो सीख रहा है। मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा। और पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि ये कुछ ऐसा वर्ड बोला, पता नहीं कहाँ से सीख रहा है ना। ये तो कंफर्म है कि स्कूल से बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर प्रॉपर केयर करने वाला स्कूल है तो। लेकिन सोशल मीडिया, आपके घर, आपके बाहर, आपके नेबर्स, आसपास, ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं आपके बच्चे के नेचर को, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि एक छोटे उसमें सेंटेंस में, कि आप अपने बच्चे की अच्छे से केयर करिए और उनके सामने ऐसा बिहेवियर आपस में आप लोग करिए, हाँ, ऐसा जो निगेटिव बिहेवियर है वो अवॉइड करें, और हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर ही आप करें अपने, जिससे भी आपके जो भी रिलेटिव्स आसपास आपके रहते हैं साथ में, तो बच्चा बहुत अच्छे से आपको सीखते हुए आगे बढ़ेगा। सही बात। अच्छा सर, जैसे कि आपने पेरेंटिंग के बारे में काफ़ी, मतलब आपके सानिध्य में मैं भी सीख रहा हूँ चीज़ों को ठीक है जी। बट एक चीज़ और मेरे मन में सवाल उभर के आया, अनुमति हो तो पूछें। अरे सर, एकदम आप पूछिए सर, कई सवाल आपको जो आ रहा है मन में पूछिए। तो बच्चों से रिलेटेड मेरे मन में एक सवाल है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि बच्चों के ग्रोथ में, और कह सकते हैं कि उनको आउट ऑफ द बॉक्स ले जाके खड़ा कर दे किसी पोजीशन पे, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो इनहेरिट करनी चाहिए उनको नेचर से, इवन पेरेंट्स से, या किसी लाइक बड़े हस्ती से कह सकते हैं? या देखिए, क्वालिटीज़ तो कई है, लेकिन मैं 2 क्वालिटीज़ आपको बताता हूँ आज। ठीक है। अगर बच्चे में आपने ये डेवलप कर लिया तो बच्चा आपका आगे जाएगा ही जाएगा। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्यूरियोसिटी। ये 2 ऐसे शब्द हैं, अगर आपने स्टार्टिंग से बच्चों के अंदर डाल दिए तो बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। वो अब जब भी कुछ देखेगा ऑब्जर्व करेगा कि यार ये है, या था ये मोबाइल है, ये कैसे वर्क करता है जी, ठीक है। अब वो सर्च करेगा कैसे वर्क करता है, क्यूरियोसिटी हो रही है उसके अंदर कि यार ये वर्क कैसे कर रहा है, बातें मैं कैसे कर ले रहा हूँ, यहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ, वहाँ कैसे, वो सर्च करेगा। जब ये हैबिट उसके अंदर जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, आज ये देखा, कल हो सकता है कि बाहर कार देख रहा हो, घड़ी देख रहा हो, या कुछ भी देख रहा हो, उसके मन में आ रहा है यार ये कैसे वर्क कर रहा है, ये फ़ैन चल रहा है, ये फ़ैन में क्या ऐसा है कि ये चल रहा है। खाली ये ऑब्जर्वेशन अगर स्टार्ट करना शुरू कर देगा तो उसके माइंड बहुत तेज़ी से वर्क करने लगेंगे। और इसके बाद आपका मैंने ये क्यूरियोसिटी बताया, ऑब्जर्वेशन, कि कोई किसी वर्क को कैसे कर रहा है, क्या उसका क्या टेक्निक है करने की। अगर ऑब्जर्व भी कर रहा है तो बहुत जल्दी वो सीख कर उस काम को करने लग सकता है। अगर 2 क्वालिटी तो बहुत है, उस पर तो एक मतलब 2-3 घंटे के सेशन में ले लूँ अभी आपकी, है ना। लेकिन अब फिलहाल ये बताता हूँ कि 2 क्वालिटी आप लेके चलते हो तो बच्चा आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। ये किसी, अब मैं यहाँ पर 2 बात आपसे कहना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। एक थोड़ा सा मेरे बचपन की बात हो गई, बचपने वाले दिमाग की बात हो जाएगी, और एक जो है स्टेम से रिलेटेड एक पॉइंट, जैसे आपने बोला ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और क्यूरियोसिटी, ठीक है, ये स्टेम के भी पिलर हैं। स्टेम के पिलर हैं, हाँ, एकदम। आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स करें, ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं करोगे अच्छे से, आउटपुट नहीं मिलेगा, लर्निंग आउटकम्स नहीं आएंगे। क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप होगी? जब तक टीचर या जो कि आपका ट्यूटर है या आपकी जो एजुकेटर है, जब तक वो अच्छे से उस चीज़ को समझाएगा नहीं ग्राउंड लेवल से, क्यूरियोसिटी अपने अंदर पनपेगी नहीं बच्चे को। तो ये स्टेम के अंदर भी मैं कहना चाहता हूँ, ये तो स्टेम में ऑलरेडी है। तो यही कुछ रीजंस है ना कि हमने स्टेम को आगे करने के लिए, देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्टेड है। जी, मैं ये बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ चीज़ें, तो ही मैंने इसको स्टार्ट किया कि ये 2 चीज़ें भी आएंगी। एक बात और मेरे शैतान वाले दिमाग में बन दी, तो वो जस्ट फॉर जो ओके, आपने क्यूरियोसिटी की जो बात की, ठीक है, सुपर क्यूरियस जो बच्चा होता है, सुपर क्यूरियस, हाँ, सुपर क्यूरियस, वो बच्चा मोबाइल खोल भी देता है। हाँ
तो उनको कैसे हम समझा बुझा के कंट्रोल कर सकते हैं या उस चीज़ से, क्योंकि सर हर रोज मोबाइल खरीदना एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, या कोई भी चीज़, देखिए महंगे गैजेट्स, किसी भी चीज़ों की लिमिट एक होती है, तो होता है ना? होती है। बच्चे शैतानी करने के लिए होते हैं, वो नॉटी होते हैं, चंचल होते हैं। एक चीज़, आप जैसे शैतान होते हैं तो पहले तो ये जैसे नॉर्म्स थे या नहीं थे, ठीक है, इवन मेरे समय तक भी हम लोग गुरुजी से काफी खाए हैं। बहुत वो तो आज तो पॉसिबल ही नहीं है सर। हाँ, काफी मेरे समय तक। अरे हम लोग के टीचर्स जो थे वो तो सीधे डायरेक्ट घर चले आते थे। हाँ। या घर मतलब वो अलग ही माहौल था सर, वो तो आज तो पॉसिबल ही नहीं है। आज अगर आप बच्चे को कुछ बोल दो तो बच्चा, छोटा बच्चा जी, नर्सरी वाला जाकर घर में शिकायत करता है कि यार मैम ने मुझे डांटा। वही। हाँ, तो मतलब ये सुपर क्यूरियस बच्चों को कैसे उनके एनर्जी को हम लोग चैनलाइज कर सकते हैं, मेरा ये अल्टीमेट सवाल है आपके से। देखिए, एक तो बच्चा अगर छोटा है, छोटी एज का है, तो ऐसा नहीं कि आप सुपर क्यूरियस है तो आपने उसे छोड़ दिया एकदम बिंदास जाओ जैसे भी करना हो। आपको सपोर्ट में साथ होना पड़ेगा ना। एक ऐसा कुछ भी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा क्या कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ कर दे रहा है जी। जो एक डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दो माइंड के होते हैं, तो क्यूरियोसिटी तो दोनों में है, एक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब बच्चा कुछ तोड़फोड़ कर रहा है और कुछ वो चाह रहा है कि इसको मैं ओपन करके ही देख लूं, तो क्या उसकी एज उसके अकॉर्डिंग हो गई है? मेरा कहने का मतलब हर चीज़ों की एक लिमिट है, नेगेटिव पॉजिटिव सभी चीज़ों में चलता है, ठीक है, तो उसको तो आपको कुछ समय तक हैंडल करना है, ध्यान देना ही देना है। आप उससे फ्री तो नहीं कर सकते कि लो ले जाओ और ऑब्जर्व करो। हाँ? तो वो तो चीज़ें अच्छी है, लेकिन साथ में आपका यहाँ भी पेरेंटिंग फिर आ गया, कुछ चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, सारे इंटरकनेक्टेड है। ये अब तो पेरेंटिंग फिर आ गया, वहाँ पर आपको उससे बातें करनी है। एक बात याद रखिए, आपका और आपके बच्चे का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपकी बात सुने, आप भी बच्चे की बात सुने और समझो और समझे। हाँ, समझे सीधे तो, और उन्हें ऐसा ना फील हो जी कि मैं मम्मा पापा से ये बातें कर रहा हूँ और बातें सुन ही नहीं रहे हैं। ये पहले के जनरेशन अब में थोड़ा चेंजेस है, इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले के जो जनरेशन था वो कहीं ना कहीं, मतलब इसको नेगेटिव भी हम नहीं बोलेंगे कि वो करते थे, बट हाँ कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव आउटकम आता था कि थोप देते थे तुम यही करो। बट अब जो है पेरेंट्स प्रेफर ओपिनियन ऑफ देयर चाइल्ड और किड कि क्या चाहता है। टाइम तो चेंज हो ही गया है। अब थोड़ा पेरेंट्स समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि बच्चे का इन्वॉल्वेशन किस में है, वो क्या चाह रहा है। ऐसा तो नहीं, पहले देखिए होता क्या था ना कि एक्चुअली सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को ही लेके चलते थे लोग साथ साथ में ना, कि सिर्फ करियर और सिर्फ एजुकेशन। लेकिन आज करियर के संग अगर आपने प्लान बी नहीं रखा तो आपके फेल होने की संभावनाएं हैं। आप करियर ठीक है, एजुकेशन सब करते रहिए, लेकिन आप माइंड में एक जगह बना के रखिए कि इफ है ना, आज आप स्कूल में हो, एक एरिया के स्कूल में हो, कल उस शहर के बड़े स्कूल में जाओगे, फिर स्टेट लेवल पे जाओगे, फिर नेशनल लेवल पे जाओगे, तो जो आप यहाँ पे आपको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ही परफेक्टली अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है ना, लेकिन आप वहाँ जाओगे तो वहाँ भीड़ हो जाएगी उसी टाइप के बच्चों की। तब आपको लगेगा यार तो मुझे तो लगता था मेरा ही बच्चा बहुत वो है। मैं तो जितने भी स्कूल जैसे और भी विजिट करता रहता हूँ, तो उसमें मैंने ये देखा, हालांकि मतलब पेरेंट्स से जब इंटरेक्शन होता है तो ऐसे बहुत से एग्जीबिशंस लगते हैं, इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, पेरेंट्स इंटरेक्शन प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसमें मैंने ये चीज़ काफ़ी देखी कि पेरेंट्स बच्चों के ही डिसीजंस को मान रहे हैं। ये मेरे हिसाब से गलत है। आप सुनो समझो, बट बच्चे जो कह दे ऐसा मैंने कहा, फिर वही बात कहना चाहूँगा कि आपको एक एज तक बच्चों के सपोर्ट में रहना ही रहना है। सपोर्ट इन ये नहीं कि इन द सेंस ये नहीं कि आप जो कह रहे हो वो मान लो। सपोर्ट ये भी होता है कि अगर आप गलत कह रहे हो तो हम वहाँ पे आपको समझाएंगे, उसमें क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें, ये बताएंगे। इसको करने से क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, ये बताएंगे। टोटल चीज़ें हम बैठ के बात करेंगे। यही बात नहीं करता कोई, या तो उसकी बातें मान रहे हैं और या तो उसकी बातें नहीं मान रहे हैं, है ना। गैप बन रहा है, तो या तो उसकी बात हाँ बेटा जो चाहो ठीक है, क्या चाहिए ठीक है, जो वो भी बेकार है, और ये भी नहीं कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। तो एक बीच का सोल्यूशन लेकर चलिए। वो जो कह रहा है उसकी बात सुनिए, अपनी बातों को रखिए, एक रास्ता निकालिए, उसकी जो इंटरेस्ट है उसको देखिए कि ये करना क्या चाहता है। सारी बातों को बैठकर फिर उस पर आप आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छे रास्ते बच्चा निकल जाएगा।
आप उसकी बात मानिए, ये वो आपकी बात मानिए, सिर्फ इससे नहीं कुछ भी होने वाला है। और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सर की ज़रूर बात मानें जो उन्होंने कहा। जी सर, काफ़ी क्यूरियोसिटी की बात हो गई, बच्चों के फ्यूचर की बात हो गई, स्टेम पे थोड़ा वापस आते हैं। स्टेम से रिलेटेड एक लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि मैं स्टेम क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ तो मैं उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ, ठीक है। हालांकि आपको पसंद आ रहा है मेरा ये सवाल? एकदम सर। सवाल देखिए, मेरा अगर बच्चों के ग्रोथ से रिलेटेड है तो मुझे पसंद आता ही आता है। हाँ। बस बच्चे, क्योंकि मैं सेक्टर में मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें ग्रोथ में उनके सपोर्ट करेगी। तो स्टेम तो बहुत बड़ी चीज़ है सर, उससे तो सवाल तो मतलब बहुत ही है। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते? तो सर, स्टेम को लेके आपका क्या प्लान है फिर आगे? इवन मतलब हमारे साथ आप कोलैब किए हुए हैं जी, और उसके आगे भी आप स्कूल में और क्या करना चाहते हैं इन चीज़ों को लेके, लाइक अपार्ट फ्रॉम स्टेम लैब एंड ऑल, और कुछ आपके और एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं? सर, स्टेम को लेकर मेरे माइंड में कई चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि स्टेम लैब में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इन्वॉल्वेशन करूँ। जी। थ्योरी तो चलती रहेगी, थ्योरी कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ। और विदाउट प्रैक्टिकल आप चीज़ों को क्लियर भी नहीं कर सकते। ये भी आपको अगर कार चलाने नहीं आती, हाँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ से कि आप कार की चाबी से स्टार्ट होती है, वो देखो ब्रेक है, ये एक्सेलेरेटर है, ये गियर है, हाँ, और ये सारी चीज़ें जो है उसका, ठीक है, स्टीयरिंग है, सब कुछ बताऊंगा आपको। लेफ़्ट मोड़ना है, स्टीयरिंग लेफ़्ट करना है, राइट करना है, जो भी करना है मैं सारा बता दिया। क्या आप कार चला लोगे? नहीं चला सकते ना। नहीं चला सकते। जब तक मेरी थ्योरी को लेकर आप वहाँ जाकर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं होता। ये हर सब्जेक्ट को लेकर यही चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें थ्योरी में पढ़ाई जा रही हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि 60-70% मैं प्रैक्टिकल कराऊँ, मैक्सिमम प्रैक्टिकल कराऊँ। बच्चों को जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में, प्रैक्टिकल ज़रूर करें, उस बारे में बातें ज़रूर करें, ठीक है। तो इस तरह से वो जल्दी चीज़ों को सीखेंगे। बल्कि मैं तो अब कुछ समय से मैंने सैटरडे को बैग फ्री डे भी करने का मन बना लिया है। कैसा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बैग फ्री डे एक्चुअली बच्चे रोज़ बैग लेके आते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब उन्हें लगता है मैं बैग लेके चल रहा हूँ, आज पढ़ाई है, कुछ भी मानिए सर, पढ़ाई के नाम पर बच्चे थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं, बहुत है ना, बर्डन लेते हैं। आज रोज़ बैग लेना है, चले आना है, वही ज़्यादा बर्डन। हाँ, वही बर्डन है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा दिन बनाया जाए जी, कि जैसे सैटरडे ही मैंने रख लिया, सैटरडे, कि अब इस दिन बच्चे बैग लेके नहीं आएंगे, अब सिर्फ एक्टिविटी होगी स्टेम से रिलेटेड। बाकी एक्टिविटी और दिन में हो रही है, वो तो जैसे है होती रहे। अच्छा। लेकिन सैटरडे फुल ऑफ स्टेम डेडिकेटेड डे, टोटल स्टेम रिलेटेड। और इसके अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ भी हम कराते हैं। जैसे हमारा जो हमारी जिस क्लास के बैच स्टेम में है, वो जा रही स्टेम में प्रैक्टिकल कर रही है अपना, लेकिन जो अदर क्लासेस है उसको हम कम्युनिकेशन स्किल, डांसिंग, क्राफ्ट, अदर चीज़ों में चाहते हैं कि इन्वॉल्व कर ले, ताकि वो उस एक दिन सैटरडे को इतनी चीज़ें सीखे कि फिर वो मतलब उसे मज़ा आ रहा है सर। और वो चीज़ मैंने और ऑब्जर्व की आपके क्लास में, मैं विजिट किया था लास्ट टाइम, तो ग्रुप डिस्कशंस भी हो रहे हैं। हाँ। तो ये कहाँ से आपको आइडिया है कि छोटे बच्चों में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया? क्योंकि ये तो जैसे जब मैं बीटेक कर रहा था, और हालांकि हम लोग के समय में उतना नहीं हुआ था चीज़ें, मतलब अपग्रेड कहीं नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हो गया था। तो उस समय हम लोग जीडीज पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो इस चीज़ पे मतलब आपको कैसा आइडिया है कि वहाँ उस मतलब प्रोफेशनल लेवल से नीचे ले आके सीधे बच्चों तक ग्रुप डिस्कशन को ले आया जाए? काफ़ी बातें हमारी इस पर, मैं शुरू से भी ये कहता आ रहा हूँ कि छोटी एज में जो भी करोगे लॉन्ग लाइफ रहेगा। वो मैंने पॉइंट पकड़ा हुआ है ना। मुझे पता है कि चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती हैं। बच्चे देखिए हो क्या रहा है, कई स्कूल्स मैंने कहा कि क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। बच्चे बहुत हैं, तो आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे, चाहकर भी आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हो तो भी नहीं कर पाओगे। हर बच्चों पे ध्यान देना पॉसिबल नहीं है। जब बच्चा 12th पास करता है, बीटेक, एमटेक और या तो एमबीबीएस जहाँ भी जा रहा है, तो हर जगह जीडी होना ही है। इंटरव्यू में भी जीडी फेस करना पड़ता है। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि वो जब एजुकेशन कंप्लीट होती है इन चीज़ों की, जब वो प्रिपरेशन करते हैं तैयारी में, तो उन्हें पता चलता है कि ये जीडी ऐसे करना है क्या मान लीजिए सुना भी हो, लेकिन तब भी वो उन्होंने अभी तक किया नहीं। अब उसकी तैयारी कर रहे हैं वो। तो अब आप समझिए, जो बच्चा शुरू से अगर ये करता आएगा तो उसके लिए कितना ईजी होगा उसको हैंडल करना।
इसलिए मैंने इस चीज़ों को मैं सोचा कि मैं यहीं से क्यों नहीं स्टार्ट कर लूँ। और जीडी में देखिए सबसे प्लस पॉइंट ये है ना, जब आप बैठते हो बात करने, मान लीजिए हम ये जीडी समझिए जो हम आप कर रहे हैं, आपके मन में सवाल स्टार्ट हो रहे हैं ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो इससे जल्दी से सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है, ब्रेन भी जल्दी वर्क करता है। आपने सवाल पूछा, उसका आंसर देना है मुझे, तो ब्रेन सर्च कर रहा है क्या करना है, कैसे करना है। तो एक्सरसाइज है। जिम में जाते हैं, बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, और ये माइंड की जिम है समझ लीजिए। जीडी को आप माइंड की जिम कह सकते हैं। टोटल एक्सरसाइज होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो फिर आराम से आपका ग्रोथ अल्टीमेट मेन ब्रेन आपका अच्छा काम कर रहा है तो ग्रोथ ही ग्रोथ है सर। ब्रेन को पहले अच्छे से काम करने के हम लिए हमें बनाना है। एग्जांपल स्टीफन हॉकिंग जी, व्हीलचेयर में बैठ के हाँ बताइए, विश्वास नहीं करते लोग। और ये बचपन के जो हमारे एमडी जी है, सीईओ हैं अजय गुप्ता सर जी, वो भी समझ लीजिए कि उनके पैर नहीं है, और व्हील चेयर पे उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड स्टार्ट किया और ऑल ओवर इंडिया। अब इनफैक्ट अब तो वो बाहर भी जा रहा है। अब वो सिंगापुर में, नेपाल में, दुबई में उसके ब्रांचेस ओपन होने वाली हैं। ठीक है, तो सर जो करना चाहेगा वो करेगा, और जो एक्सक्यूज देना चाहेगा वो एक्सक्यूज लाइफ टाइम देता रहेगा। बिल्कुल सही। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो बैठे हुए हैं। बस सीधा सिंपल खेल है, वो लोग पता है लोगों को भी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। ज्ञान तो सबके पास, ज्ञान सबके पास है। आप ज्ञान दोगे तो अरे यार मुझे ज्ञान दे रहे हैं आप, लेकिन बस उससे थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सभी को पता है हमें क्या करने से क्या मिलेगा। हमें वो उस जगह जाना है, उस गोल को अचीव करना है, उन्हें पाना है, तो हमें करना यहाँ पे है ना, तो वही नहीं कर रहे हैं। वही बात, यही नहीं कर रहा तो आगे वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो गोल ही रहेगा और सपना ही रहेगा। सही बात है ना। तो बस इसलिए मैंने जीडी स्टार्ट किया था कि ताकि थोड़े ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन अगर अभी करते रहेंगे, आप सोच लीजिए क्लास फर्स्ट का बच्चा जीडी कर रहा है तो उसका क्या मतलब है सर। लेकिन अगर ये जीडी ग्रुप डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ता रहेगा, तो एक टाइम जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत ईजी फील करेगा वो। और इंटरव्यू में कहीं भी कॉन्फिडेंस लेवल मस्ट होता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है तो आप क्रैक कर लोगे, नहीं हाई है तो फिर बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। सही बात। ओके, तो सर स्टेम के अलावा मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, थोड़ा राहत की सांस ले ही लेते हैं। तो एक लास्ट सवाल है आपसे, अब लास्ट है, वाकई में लास्ट है। और सवाल ये है कि स्टेम के अलावा और क्या क्या इनिशिएटिव्स आपके स्कूल में इन प्रोग्रेस हैं, या आगे भी क्या आप उसको और इम्प्लीमेंट करने वाले स्टेम के अलावा? स्टेम के अलावा जी, हम कोशिश करते हैं कि हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें। अच्छा, हाउ? जैसे कोई भी एक्टिविटी हो रही है जी, तो हमको मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स भी आए, क्योंकि पूरे सेशन में हम 2 से 3 सेमिनार्स से प्रोग्राम ऐसे ज़रूर करते हैं जिसमें हम पेरेंट्स लोगों को भी इन्विटेशन देते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम रखा था जिसमें मैंने इसरो के साइंटिस्ट टीके सुंदर मूर्ति जी को इन्वाइट किया था। अच्छा, तो वो यहाँ आए, उन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से लोगों को बताया, और लोगों ने काफ़ी अच्छे से सुना भी उसको कि एक्चुअली इसरो में कैसे क्या होता है, बच्चों को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जो उनकी लर्निंग से हम लोग को आउटकम मिला ना, वो तो नेक्स्ट लेवल था। और दूसरी आर्यमा सान्याल जी को मैंने इनवाइट किया था। वो पहली लेडी है इंडिया की जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली डायरेक्टर थी। तो हम ऐसे लोगों को भी इनवाइट करते हैं जो जिनका एक गरिमा है इस समाज में और एक अच्छे पोजीशन पे है। तो जब वो आते हैं, अपनी लर्निंग्स को लोगों को बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या माहौल होता होगा। उनके पास कितने अच्छे लेवल के एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई साइंटिस्ट है, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी का पहला डायरेक्टर है, वुमेन डायरेक्टर, तो उनकी तो बराबरी करना है पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों को बुलाता हूँ। फिर कभी कभी मैं ऐसा सेमिनार करता हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो इनवाइट करता हूँ, उन्हें पेरेंटिंग से संबंधित चीज़ें बताता हूँ कि मैं तो यहाँ कर रहा हूँ बच्चों के लिए, आप इस तरीके से करो तो हम दोनों मिलके एक अच्छा समाज का निर्माण करते हैं। क्योंकि किसी भी देश को, किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे संस्कार नहीं डाले बच्चे में, संस्कार आप ही डालोगे, हम संस्कार दे रहे हैं अच्छा, आसपास माहौल में नहीं है वहाँ, तो बच्चा नहीं सीखेगा। सिर्फ एक ही, तो दोनों तरफ से चलना होगा। तो मैं उसको भी लोगों को बताता हूँ, एजुकेट करता हूँ पेरेंटिंग को लेकर के, इस तरीके से आप बिहेव करो, इस तरीके से बातें करो, ऐसे पेरेंटिंग करो, तो उसका भी इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है।
जो पेरेंट्स हैं वो सुनते हैं, समझते हैं, वैसे फॉलो करते हैं, तो बच्चे जल्दी ग्रो करते हैं। यहाँ पे सीख रहा है, वहाँ पे समझ रहा है, तो वो भी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। अदर एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं बच्चों की कुछ ना कुछ। तो मतलब सर एक्टिविटीज़ की कमी नहीं है हमारे स्कूल में। और ओवरऑल मेरा बस एक ही मानना है कि कुछ भी करो, बच्चे को अच्छे से एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसे समझ आना चाहिए, उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए एजुकेशन को लेकर के। ओवरऑल मेरा माइंड में थिंकिंग यही हमेशा रहती है, उसी को लेकर के मैं हमेशा वर्क करता रहता हूँ, हमेशा सोचता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट। मेरे हिसाब से ये ओवरऑल जो आपकी थिंकिंग है, यही एक नेक्स्ट बिग चेंज ले आएगा हमारे सोसाइटी में। जी थैंक यू। ऑन अ पॉजिटिव नोट, आई वांट टू थैंक यू बेसिकली टू गिव योर प्रीशियस टाइम टू अस। और ये मतलब सेशन मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल था जी। स्पेशली आपका वो जो सेशन था पेरेंटिंग कोच के ऊपर, और कैसे बच्चों के साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, पड़ेगा नहीं, मजबूरी नहीं है, चाहिए ये ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा आपका है और कहीं ना कहीं वो हमारे देश का फ्यूचर है। हाँ, तो आपको उसमें जाना ही, इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तो आपसे मैं बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी पेरेंट्स हैं हमारे, कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कुछ स्कूल हेल्प करेगा और कुछ स्कूल मैक्सिमम ट्राई करता है कि अच्छा संस्कार दें, अच्छी पढ़ाई दें, अच्छी शिक्षा दें बच्चों को, बट आपका भी उसमें सपोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे कि आप हमारे जैसे स्टेम करिकुलम में बच्चों को एनरोल करिए, सर के साथ कोलैब करिए इन चीज़ों में, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाइए, तभी हमारा बच्चा भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ I want to thank you again, sir. Thank you, sir. Thanks for giving your precious time to us. Or hope we'll be having one more session, fruitful session. Definitely, sir. Whenever you want, you can come, sir. Sure. So thanks a lot. और मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।